Hello everyone and a very warm welcome to all of you. I hope you all are fit and fine. In this video, we are going to practice some important previous year questions from UGC NET Paper 1 Teaching Aptitude and Communication Unit. And इन questions की help से जो concepts हम लोग cover करने वाले हैं वो होंगे पियाजे की cognitive development theory, सारी stages and उन stages की जो जितनी भी characteristics हैं उनको हम देखेंगे. Then बंडूरा observation learning theory, उसके steps, हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों में आपस में डिफरेंस क्या होता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, इनसे भी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो आज की क्लास सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. शुरू से एंड तक पूरे क्लास को देखना है, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. और अगर आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following are emphasized in high context cultures? आपको बताना है उच्च संदर्भ संस्कृतियों में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है. हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर की यहाँ पर बात हो रही है. तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में किस चीज़ पर इम्फेसाइज किया जाता है? यूज ऑफ कलोक्वियलिज्म, फ्रैक्चर्ड सेंटेंसेस, पोलाइटनेस इन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इनडायरेक्ट फ्रेजिंग. आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ठीक से क्वेश्चंस को पढ़िए. हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या डिफरेंस होता है पहले ये जानना ज़रूरी है. तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर की जहाँ पर भी बात होगी तो आप लोग कनेक्ट करोगे इंडिया के साथ, और जहाँ पर भी लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की बात होगी वहाँ पर आप कनेक्ट करोगे यूएसए के साथ, यूएसए या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ. तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर जैसे हमने बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में भी समझा था ना, वेस्टर्न कम्युनिकेशन एंड ईस्टर्न कम्युनिकेशन, तो थोड़ा थोड़ा उसी से ये मिलता जुलता है. हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर की जब भी बात होती है, जैसे आप इंडिया में देखते हो कि लोग फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो. फीलिंग्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है. तो हम वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी महत्व देते हैं. जैसे कि अपने इंडिया में हम फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशंस, फीलिंग बिना बोले एक दूसरे को समझ जाते हैं. हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? काइंडनेस का यूज़ करते हैं, पोलाइटनेस का यूज़ करते हैं जब हम एक दूसरे से बात करते हैं. डायरेक्ट हम किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं सामने से डायरेक्टली, तो हम पोलाइटनेस का यूज़ करते हैं, काइंडनेस का यूज़ करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं दूसरों की. वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल पर भी फोकस किया जाता है. ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? इंडिया में. तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर का भी यही मतलब होता है जहाँ पर इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करते हो. लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या होता है? जहाँ पर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म, इंडिविजुअलिटी, इन सारी चीज़ों को फोकस किया जाता है और नॉन वर्बल की जगह वर्बल कम्युनिकेशन पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. ये होता है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर. अब हमने मीनिंग समझ लिया. अब यहाँ पर देखते हैं यूज़ ऑफ कलोक्वियलिज्म यानी बोलचाल का प्रयोग. बोलचाल का प्रयोग यानी वर्बल को महत्व, वर्बल कम्युनिकेशन को महत्व. तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ? लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का. फ्रैक्चर्ड सेंटेंसेस, ये भी किसका हुआ? लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का, जहाँ पर आप सामने से क्रिटिसिज्म कर देते हो, डायरेक्टली बोल देते हो जो भी बोलना है. ठीक है. पोलाइटनेस, मैंने आपको बताया पोलाइटनेस, हमारे इंडिया में पोलाइटनेस का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में. रेस्पेक्ट के साथ बात की जाती है अपने बड़ों के साथ. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा महत्व है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में. एंड इनडायरेक्ट फ्रेजिंग का मतलब होता है जब हम सिग्नल्स के थ्रू बात करते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं, तो वो क्या होता है? जैसे इशारों में बात करते हैं, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट फ्रेजिंग. तो सी, डी एंड ई, ये तीनों ही किसको डिफाइन कर रहे हैं? हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर को. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ओके, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर या लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आगे भी पूछने के चांसेस हैं. हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स आर कल्चर्स दैट रिलाई ऑन शेयर्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल. हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर का क्या मतलब होता है? जिसमें कि आमतौर पर जो कम्युनिकेशन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, नॉन वर्बल क्यूज़ की हेल्प से होता है, जहाँ पर एक्सप्लिसिट नहीं इम्प्लिसिट मैसेजेस का भी यूज़ किया जाता है. मतलब इशारों में बात की जाती है, डायरेक्टली आपसे नहीं कहा जाता. ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. कम्युनिकेशन बेस्ड होती है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा टोन ऑफ वॉइस, इससे भी पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाह रहा है. पोलाइटनेस का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर एम्फेसाइज किया जाता है इनडायरेक्ट फ्रेजिंग. इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि डायरेक्टली आप चीज़ों को नहीं कह रहे हो बल्कि हिंट्स का यूज़ कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट फ्रेजिंग. इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जापान, इंडिया, फ्रांस, यहाँ पर हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर को फॉलो किया जाता है. लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की अगर बात करें, आप लोग हिंदी में भी ठीक से पढ़ लेना इसको और नोट भी कर लेना साथ में.
लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इम्प्लीसिट कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है, एक्सप्लीसिट होता है, हिडन कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इशारों में बात की जाएगी, जो भी कहना है डायरेक्टली कहा जाता है, सामने से कहा जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, जब आप सामने से किसी से कुछ भी बोल दोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि दूसरे के इमोशंस हर्ट होंगे या क्या होगा, मतलब नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप्स हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, जैसा आप देखते भी हो। वैसे तो अब इंडिया में भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स ही हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर पहले क्या होता था कि जो विदेशी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जल्दी डाइवोर्स हो जाते थे। उसकी वजह क्या थी, वो यही वजह थी कि वहाँ पर लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर को फॉलो किया जाता था। एग्जाम्पल हो सकते हैं इसका यूएसए एंड यूके। अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इंडिया और यूएसए से कनेक्ट करके याद रख सकते हो। हाई कॉन्टेक्स्ट यानी कि इंडिया, लो कॉन्टेक्स्ट यानी कि यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पियाजे की थ्योरी से बहुत बार क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरेंज द स्टेजेस ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप परेशान हो सकते हो। यहाँ पर पियाजे की थ्योरी को सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको आप कैसे याद रखोगे, SPCF, ये आप निमोनिक बना सकते हो। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें सबसे पहले सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो अपने सेंसेस के थ्रू, मोटर मूवमेंट्स के थ्रू लर्निंग करता है। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब वो थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर ईगोसेंट्रिक थिंकिंग का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जब वो थोड़ा थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। एंड लास्टली होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर वो डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हुए ये कैसे हुए, सबसे पहला सेंसरी, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कंक्रीट एंड चौथा फॉर्मल। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, CBAD। CBAD ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ये मैचिंग से रिलेटेड है, ये भी पियाजे का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया गया है पियाजे की स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और इधर दिया गया है लिस्ट 2 में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कंक्रीट एंड लास्ट में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहला है कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट प्रॉब्लम्स, तो इसको आप कंक्रीट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, हमें सी का आंसर मिल चुका है। उसके बाद लर्न्स थ्रू रिफ्लेक्स सेंसेस, देखो ये भी कीवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम सेंसरी मोटर से कनेक्ट कर देंगे 2 को, क्योंकि यहाँ पर सेंसेस का यूज हुआ है। उसके बाद है कैन थिंक हाइपोथेटिकली एंड डिडक्टिवली। अभी हमने समझा था कि जब बच्चा डिडक्टिवली सोचना शुरू कर देता है, हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देता है, वो सबसे लास्ट की स्टेज होती है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल किससे कनेक्ट हो जाएगा, सबसे लास्ट वाली डिडक्टिव एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग। उसके बाद है डेवलप्स लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्री ऑपरेशनल में लैंग्वेज को डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है। तो ये किससे रिलेटेड होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, सिंबल्स का यूज़ करता है वो चीज़ों को और लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। अब ये जो थ्योरीज है, जो थ्योरी है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं अलग अलग स्टेजेस की, वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसकी जो एज रेंज है, यानी कि कितने साल से कितने साल तक रहता है ये सेंसरी मोटर स्टेज, तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक रहता है सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 वर्ष की आयु तक रहता है। देन जो थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये रहती है 7 से 11 वर्ष की उम्र तक, कई बार एज रेंज भी पूछ सकते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, 11 से लेकर आगे तक, यानी एडल्टहुड तक। अब जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें सबसे पहला तो ये कि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखना शुरू करता है, जो लर्निंग करता है। पियाजे ने क्या बात कही, पियाजे ने यही बात बताई कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो किस तरीके से 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है।
और उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ उसके सामने है बच्चे के, अगर आप उसके सामने से भी हटा लेते हो तो उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो चीज़ सामने नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ सिर्फ सामने नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगला है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चा लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और ईगो सेंट्रिक थिंकिंग आ जाती है। अब ईगो सेंट्रिक थिंकिंग का क्या मतलब होता है कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाता, वो अपने ही पर्सपेक्टिव से सोचता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर उनको टॉयज से खेलने में मज़ा आ रहा है तो पापा को भी टॉयज से खेलने में मज़ा आएगा। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी इंटरनेट पर, एक छोटी सी बच्ची ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो एक महिला उसको कुकीज़ देती है, बिस्किट या कुकीज़ देती है। तो वो जो बच्ची है वो खुश होकर क्या करती है कि उस महिला को अपना जो दूध की बोतल होती है वो उसको वापस देती है, मतलब बदले में उस कुकीज़ के बदले उस महिला को वो अपनी दूध की बोतल देती है। तो ये क्या होता है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। जब बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाता है, उसको ऐसा लगता है जो मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जिस चीज़ों में मुझे मज़ा आ रहा है वही चीज़ें दूसरे को भी खुशी देती हैं। तो ये क्या होता है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। उसके बाद आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर ये मेरे चाचा हैं तो मैं इनका भतीजा हूँ, ठीक है, A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी, तो फिर A इज इक्वल टू सी। रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है, हाइपोथेसिस लगाना स्टार्ट कर देता है और हाइपोथेसिस क्रिएट करने के साथ साथ उसको टेस्ट करना भी वो सीख जाता है। तो ये कौन सी होती है, ये होती है सबसे लास्ट स्टेज। तो ये हैं पियाजे की सारी ही डेवलपमेंट स्टेजेस। उसके बाद पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज। पियाजे ने बच्चों की स्वनिर्देशित बातचीत को क्या कहा, सेल्फ डायरेक्टेड टॉक से रिलेटेड अक्टूबर में भी आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर 2023 एग्जाम में, नहीं 2022 एग्जाम में, और उसके बाद मार्च 2023 एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो पियाजे हैं उन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड टॉक, यानी जब छोटा बच्चा अपने आप से ही जब बातें करता है तो उसको पियाजे ने क्या कहा, प्राइवेट स्पीच कहा, ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा, सेल्फ टॉक कहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना कि जब बच्चा खुद से बात करता है, जैसे हम बड़े हो गए हम भी खुद से बात करते हैं, लेकिन जब बच्चा खुद से बात करता है तो उसको क्या कहा जाता है, पियाजे के अकॉर्डिंग उसको कहा जाता है ईगो सेंट्रिक स्पीच। और उसी चीज़ को प्राइवेट स्पीच कहा गया वाइगोत्स्की के द्वारा। तो एग्जाम में वाइगोत्स्की से अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा प्राइवेट स्पीच, और पियाजे से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा ईगो सेंट्रिक स्पीच। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। पियाजे ने रिलेट किया प्राइवेट स्पीच को ईगो सेंट्रिक के साथ, और इसको किससे रिलेट किया, प्री ऑपरेशनल स्टेज से। हमने जो ईगो सेंट्रिक थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ा था, तो इसीलिए इन्होंने जो बच्चा खुद से बात करता है उस प्राइवेट स्पीच को ईगो सेंट्रिक स्पीच या फिर ईगो सेंट्रिज्म का नाम दिया। वहीं वाइगोत्स्की ने उसको क्या कहा, सेल्फ टॉक को प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग प्रपोज्ड बाय बंडूरा। यहाँ पर बंडूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि बंडूरा ने जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया उसमें इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अटेंशन यानी कि ध्यान देना, एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, रिटेंशन यानी कि चीज़ों को माइंड में रिटेन रखना, मेमोरी, बिहेवियरल रिहर्सल यानी व्यवहारिक पूर्वाभ्यास, एंड मोटिवेशन। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, मैंने अपने टाइम पर इसको याद किया था आर पार से। ए फॉर अटेंशन, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप अटेंटिव नहीं होते हो, आप ध्यान से मेरी बातें नहीं सुनते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो लर्निंग के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है आपका ध्यान देना, तो इसीलिए सबसे पहला हो जाएगा अटेंशन, ए फॉर अटेंशन। उसके बाद आर का मतलब रिटेंशन, रिटेंशन मतलब जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ पहले आपने अटेंटिव होकर सुना, उसके बाद अपने माइंड में आपने स्टोर किया, मेमोराइज किया, उसको रिटेन किया अपने माइंड में। तो अटेंशन के बाद क्या आएगा, रिटेंशन। उसके बाद पी का क्या मतलब है, पी का मतलब होता है प्रैक्टिस या फिर बिहेवियरल रिहर्सल। इसको आप बिहेवियरल रिहर्सल भी कह सकते हो, प्रैक्टिस भी कह सकते हो, प्रोडक्शन भी कह सकते हो, इसके अलग अलग नाम हैं।
इसका मतलब होता है जो भी चीज़ें आपने अटेंटिव होकर रिटेन की अपने माइंड में, उसको आप व्यवहारिक तरीके से कैसे यूज़ कर रहे हो अपनी रियल लाइफ में। तो ये क्या होगा, बिहेवियरल रिहर्सल, प्रोडक्शन या फिर प्रैक्टिस। उसके बाद लास्ट में आर यानी कि रीइंफोर्समेंट या फिर मोटिवेशन। इसका क्या मतलब होता है, प्रेरणा। तो आर पार से भी आप लोग याद रख सकते हो, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन यानी कि प्रैक्टिस, और आर मतलब रीइंफोर्समेंट या फिर मोटिवेशन। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, सबसे पहला अटेंशन, उसके बाद रिटेंशन, उसके बाद बिहेवियरल प्रैक्टिस या रिहर्सल, और उसके बाद मोटिवेशन, यानी कि ACDE विल बी दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। ओके, अब इसको भी आप लोग देख सकते हो, पूरा अच्छे से समझ सकते हो कि अटेंशन का क्या मतलब होता है, रिटेंशन का क्या मतलब होता है। अटेंशन का मतलब होता है एक लर्नर्स की एबिलिटी टू पे अटेंशन, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। रिटेंशन का मतलब है लर्नर्स एबिलिटी टू रिमेंबर, मतलब चीज़ों को रिमेंबर करना, रिटेन करना इन्फॉर्मेशन को, जो भी चीज़ ऑब्जर्व की, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात हो रही है। प्रोडक्शन का मतलब होता है लर्नर्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियरल ऑब्जर्व्ड, जो भी चीज़ सीखी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको रिप्रोड्यूस करना, अपनी रियल लाइफ में यूज़ करना। और मोटिवेशन का मतलब होता है लर्नर्स डिज़ायर और ड्राइव टू इमिटेट द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड, जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया उसको इमिटेट करना, मोटिवेशन करना। ठीक है, जैसे कि आपने सामने से ऑब्जर्व किया कि जो व्यक्ति अच्छा काम करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, अटेंटिव होकर आपने इस चीज़ को रिटेन कर लिया अपने माइंड में, फिर आपने इसे अपने बिहेवियर में उतारा, और उसके बाद आपकी जो डिज़ायर है इस चीज़ को हमेशा फॉलो करने की अपनी लाइफ में, वो क्या कहलाएगी, मोटिवेशन। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग मंडूरा के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। आप सामने से लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उससे भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप सीख सकते हो। टेलीविज़न पर आप जो भी देखते हो, ऑनलाइन वीडियोस देखते हो, उससे भी आप लोग ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हो। इसके अलावा जो रिटन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, या लिटरेचर, तो उससे भी आप लोग ऑब्जर्वेशन लर्निंग कर सकते हो। और ये हैं सारे स्टेप्स। नेक्स्ट, दी साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर बात हो रही है मनोवैज्ञानिक विस्मृति को किस नाम से जाना जाता है। विड्रॉल कहा जाएगा, इनहिबिशन कहा जाएगा, रिप्रेशन कहा जाएगा, या फिर सप्रेशन कहा जाएगा। तो विड्रॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, इनहिबिशन यहाँ पर नहीं होगा, निषेध की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। उसके बाद आता है रिप्रेशन, एक होता है डिप्रेशन, एक होता है रिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है जब हमारे माइंड से कोई चीज़ नहीं निकलती, कोई अनप्लीजेंट मेमोरी है वो हमें परेशान करती रहती है, तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, रिप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट यानी कि दुख देने वाली जो बात है, जो मेमोरी है, वो अनकॉन्शियसली अगर हम भूल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग या फिर रिप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है दमन, यानी कि जानबूझकर किसी बुरी घटना को भुलाने की कोशिश करना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिप्रेशन का मतलब आप समझ लीजिए, रिप्रेशन इज अ साइकोलॉजिकल अटेम्प्ट टू अनकॉन्शियसली फॉरगेट, यानी अनकॉन्शियसली जब आप भूल जाते हो या ब्लॉक कर देते हो अनप्लीजेंट, अनकंफर्टेबल या फिर डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज को, थॉट्स को या डिज़ायर्स को। ठीक है, कॉन्शियस अवेयरनेस की जगह आप अनकॉन्शियसली उनको भूल जाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजियोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, नॉइज़ कौन सा बैरियर है, ये सारी चीज़ें हम लोग कम्युनिकेशन में अच्छे से समझ चुके हैं। आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, बाकी की भी जितनी यूनिट्स हैं सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 1 बाय 1। यहाँ पर बात हो रही है फिजियोलॉजिकल बैरियर की। तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कई बार हम पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में, तो फिजियोलॉजिकल लिखा हुआ है या साइकोलॉजिकल लिखा हुआ है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से देख लेना, क्योंकि जल्दबाजी में दिमाग काम नहीं करता और फिजियोलॉजिकल की जगह कई बार हम साइकोलॉजिकल भी पढ़ देते हैं। तो फिजियोलॉजिकल में लैंग्वेज बैरियर होगा, फिजिकल नॉइज़ होगी, इलनेस या डिसेबिलिटी, या फिर स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग की जहाँ भी बात होगी वो होता है आपका साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्यों, क्योंकि ये हमारे माइंड से, हमारी सोच से रिलेटेड है। लैंग्वेज बैरियर में क्या आएगा, इसको हम सिमेंटिक बैरियर भी मान सकते हैं। फिजिकल नॉइज़ क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है फिजिकल, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बात हो रही है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक, शारीरिक यानी कि जो बीमारी होती है या जो डिसेबिलिटी होती है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उसको भी आप लोग अच्छे से कवर कर लेना, आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल की बात हो रही थी, तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
Physiological barriers to communication are related with the limitation of the human body and the human mind. Physiological barriers may result from individuals personal discomfort हो सकता है, ill health हो सकती है, बीमारी हो सकती है, आई साइट अच्छी नहीं है वो हो सकती है, या फिर सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब किस में आएंगी? फिजियोलॉजिकल बैरियर में। अब इस क्वेश्चन के अलावा कोई और भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोग इसी चीज़ से ध्यान रखना। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज प्रपोज्ड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग। जो ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग है यानी कि सीखने की जो खोज विधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। क्या ये सही बात है? सेकंड स्टेटमेंट कहता है दिस मेथड रिवॉल्व्स अराउंड दी टर्म्स, मतलब ये जो मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग ये इन टर्म्स के अराउंड घूमता है, अराउंड है फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ थिंकिंग, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। तो ह्यूरिस्टिक मेथड का ही मतलब होता है खोज विधि। खोज विधि में हमारा फाइंडिंग भी आ जाता है जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाता है, सेल्फ थिंकिंग भी आ जाता है, डिस्कवरी भी करते हैं हम चीज़ों की, और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जानने और समझने की भी कोशिश करते हैं, और उसी को हम कहते हैं अन्वेषण या फिर एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बात कह रहा है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचर सेंटर्ड ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी। नोट का ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन हम नोट को देखना भूल जाते हैं और हम वहाँ पर वो मार्क करके आ जाते हैं जो कि हमें मार्क नहीं करना था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन को 2 बार कम से कम रीड करना है और नोट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं होंगी ये पूछा गया है, तो हम इनमें से वो ऑप्शंस चूज करेंगे जो कि लर्नर सेंटर्ड मेथड्स को फॉलो करती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो सबसे पहला है स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स। क्या ये होगा? स्टूडेंट्स पैसिव लर्नर्स होते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड में, क्योंकि जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं वहाँ पर एक्टिव रोल होता है टीचर का, ना कि स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट कैसे होते हैं? पैसिव। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? टीचर सेंटर्ड से। और हमें यहाँ पर नोट बताना है तो ये हो जाएगा कट। टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग। टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये है लर्नर सेंटर्ड मेथड से रिलेटेड, क्योंकि जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं वहाँ पर टीचर एक सुविधा प्रदाता की तरह काम करता है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? लर्नर सेंटर्ड मेथड से। तो इसको हम मार्क कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा गया है। टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज़, ये वाला जो ऑप्शन है ये रिलेटेड है टीचर सेंटर्ड मेथड से, क्योंकि जब टीचर सेंटर्ड मेथड होगा तो वहाँ पर जितनी भी लर्निंग है उसको डायरेक्ट कौन करेगा? टीचर करेगा। टीचर डिसाइड करेगा क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या एक्टिविटीज़ करानी है। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? टीचर सेंटर्ड से। लेकिन यहाँ नॉट पूछा गया है तो हम इसको भी कट कर देंगे। लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट, यानी कि लर्निंग जो है वो कोलैबोरेशन पर बेस्ड होती है स्टूडेंट के। और उसमें लास्ट है लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। स्टूडेंट इंटरेस्ट की जहाँ पर भी बात होगी वो होगा लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो ये वाला भी सही हो जाएगा और ये वाला भी सही हो जाएगा, क्योंकि कोलैबोरेशन जो करते हैं स्टूडेंट तो वो भी लर्नर सेंटर्ड मेथड की कैरेक्टरिस्टिक है। जो आपस में स्टूडेंट एक दूसरे को कोलैब करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज़ के थ्रू जो सीखते हैं वो होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो यहाँ पर कट क्या होगा? ए ऑप्शन कट हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन को आप कट कर दीजिए, उसके साथ ही जो सी ऑप्शन है वो कट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी, डी एंड ई। बी भी सही हो जाएगा फैसिलिटेटर वाला, डी भी सही हो जाएगा कोलैबोरेशन और ई भी सही हो जाएगा स्टूडेंट इंटरेस्ट। ओके, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, बी, डी एंड ई ओनली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या क्या आएगा? स्टूडेंट पैसिव लर्नर की तरह रोल प्ले करते हैं, टीचर डायरेक्ट करता है लर्निंग एक्टिविटीज़ को, स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं करते हैं, स्टूडेंट के इंटरेस्ट का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, टीचर ही सबसे ज़्यादा सर्वोपरि माना जाता है टीचर सेंटर्ड मेथड में। उसके बाद जो लर्नर सेंटर्ड मेथड की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो होती हैं कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह रोल प्ले करता है, लर्निंग कोलैबोरेशन पर बेस्ड होती है, उसके साथ ही स्टूडेंट के इंटरेस्ट को पूरा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी वेरियस सेलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन भी हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं
वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन यहाँ पर क्या कहा गया है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स टू यूज टीचिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर। क्या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फीडबैक प्रोवाइड करता है टीचर्स को। दूसरा है इट हेल्प्स लर्नर्स टू एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली इंगेज इन लर्निंग, यानी कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो हेल्प करता है लर्नर्स की ताकि वो एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली इंगेज रहें लर्निंग प्रोसेस में। सही लग रहा है। उसके बाद इट हेल्प्स इन इन्हेंसिंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, ये इन्हेंस करता है लर्निंग एबिलिटीज की लर्नर्स के अंदर। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द लर्नर। इट सम्स अप हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों हैं कीवर्ड आपके समेटिव इवैल्यूएशन की, जहाँ पर भी फाइनल ग्रेडिंग की बात आएगी, सर्टिफिकेशन की बात आएगी, फाइनल रिजल्ट की बात आएगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात आएगी, सम अप करने की बात आएगी, वो होगा समेटिव इवैल्यूएशन, जो कि सबसे लास्ट में होता है, जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट करना है या नहीं। लेकिन बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं ए, बी एंड सी, ये तीनों ही ये बात कह रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब टीचर अपने टीचिंग प्रोसेस को, लर्नर अपने लर्निंग प्रोसेस को बेटर करता है, टीचर भी सीखता है, स्टूडेंट भी सीखता है, टीचर क्वेश्चन आंसर करता है, कंटिन्यू फीडबैक भी मिलता है, स्टूडेंट एंड टीचर दोनों को एक्टिवली इंगेज होते हैं स्टूडेंट। ये सारे ही पॉइंट्स किससे रिलेटेड हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी ओनली। ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। इसको आप पढ़ सकते हो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जितने भी हैं। नॉर्थ ईस्ट स्लेट में फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से देख लेना कि फीडबैक की बात जहाँ भी की जाएगी वो होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्वेश्चन आंसर करने की बात जहाँ की जाएगी वो होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। लर्नर्स अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और कंटिन्यूसली इंगेज हो रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में, वो भी क्या होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इन्हेंस हो रहा है अगर लर्निंग प्रोसेस लर्नर का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, वो भी क्या होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कम्युनिकेशन कैन बी अ पाथ टू सीक ट्रूथ। संचार सत्य की खोज का एक मार्ग हो सकता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सत्य की खोज का एक तरीका, एक मार्ग हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सप्रेस ट्रूथ, यानी कि संचार का उपयोग या कम्युनिकेशन का प्रयोग सत्य को दबाने के लिए भी किया जा सकता, सत्य को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोनों ही बातें अगर हम देखते हैं तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है कि अगर हमें सत्य की खोज करनी है तो कम्युनिकेशन एक तरीका हो सकता है। दूसरा चीज़ कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप झूठ बोलकर सच को दबाने की कोशिश कर सकते हो, तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ मीन्स टू सप्रेस ट्रूथ, यानी आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही सच बोल भी सकते हो और झूठ बोलकर उस सच को दबाने की भी कोशिश कर सकते हो। तो ये आंसर भी सही हो जाता है और ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है और ये भी सही हो जाता है। दोनों ही बातें सच हो जाती हैं और आंसर सही हो जाता है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सही होंगे। यहाँ पर नोट नहीं लिख रहा है तो हमको बताना है कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी जो बातें हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सही होंगी। सबसे पहला है कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, यानी कि जो संचार है वो अनिवार्य है। कम्युनिकेशन इज नॉन सोशल, यानी कि जो कम्युनिकेशन है, जो संचार की प्रक्रिया है वो गैर सामाजिक होती है, वो सामाजिक नहीं होती है। कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कभी भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन इज कल्चरल, कि कम्युनिकेशन जो होता है वो सांस्कृतिक होता है। लास्ट वन इज कम्युनिकेशन इज कंप्लीटली कॉमर्शियल। सबसे पहले तो इसको आप देखते ही काट दोगे कि कम्युनिकेशन को कंप्लीटली कॉमर्शियल बताया गया है, जबकि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसा होता है, कल्चरल भी होता है और सोशल भी होता है। सोशल क्यों है, क्योंकि जब आप आपस में बातचीत करते हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, डायडिक कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पर आप सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप करने की भी बात करते हो। तो ये नॉन सोशल नहीं होगा, आप समाज के लोगों से ही तो बातचीत करते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, तो ये वाला जो है नॉन सोशल वाला कट हो जाएगा। कंप्लीटली कॉमर्शियल बोला गया है, जबकि ये कल्चरल भी होता है। कल्चरल क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग कल्चर की अलग अलग बोली होती है, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोग, तो डी वाला भी सही हो जाएगा। और कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। आप तक मैं अपनी बात कैसे पहुंचा रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपके साथ वार्तालाप कर रही हूँ,
मैं अपने वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने के लिए, तो ए भी सही हो जाएगा, नॉन सोशल कट हो जाएगा। अब आता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? अपरिवर्तनीय। कहते हैं ना कि तलवार से निकला तीर, नहीं सॉरी कमान से निकला तीर और ज़ुबान से निकले शब्द, मुझे याद नहीं रहा ठीक से, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कमान से निकला तीर और जो शब्द होते हैं वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि जो बात आप कह देते हो वो आप वापस अपने अंदर नहीं डाल सकते। जो कह दिया सो कह दिया, कहे हुए वर्ड्स आप वापस नहीं ले सकते, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इनएविटेबल अनिवार्य भी हो जाएगा, इरिवर्सिबल भी हो जाएगा और उसके साथ साथ कल्चरल भी हो जाएगा। ए, सी एंड डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दिस सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डजंट फेवर फीडबैक। जो सर्कुलर मॉडल है कम्युनिकेशन का वो फीडबैक को फेवर नहीं करता। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिमांड्स कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनेबल्स इमीडिएट फीडबैक। अब देखो, सबसे पहला तो लीनियर और सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या होता है? एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है रिसीवर। ये होता है लीनियर कम्युनिकेशन कि मीडियम का यूज़ किया, स्पीकर ने कोई बात कही और वो कहाँ तक पहुँच गई? रिसीवर तक। स्पीकर ने एनकोडिंग का काम किया, रिसीवर ने डिकोडिंग का काम किया। ये क्या हुआ? लीनियर। सर्कुलर मॉडल क्या होता है कि रिसीवर स्पीकर के द्वारा कही गई बात को सुनने के बाद अगर फीडबैक देता है वापस से स्पीकर को, तो ये एक सर्कुलर मोशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपने ये चीज़ देखी कि लीनियर मॉडल में क्या है? सिर्फ स्पीकर और रिसीवर है, और सर्कुलर मॉडल में फीडबैक भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या लिख रहा है कि सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डजंट फेवर फीडबैक, इसलिए ये हो जाएगा कट, क्योंकि फीडबैक है तभी तो ये सर्कुलर मॉडल कंप्लीट हो रहा है। दूसरा है कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिमांड्स कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनेबल्स इमीडिएट फीडबैक। जबकि हमने लीनियर मॉडल में क्या देखा कि स्पीकर है और रिसीवर है, यहाँ पर कुछ फीडबैक है ही नहीं, तो ये भी कट हो जाएगा। यानी दोनों ही ऑप्शन में ये फीडबैक देना चाहिए था यहाँ पर, और ये फीडबैक नहीं देना चाहिए था। मतलब फीडबैक देना चाहिए था सर्कुलर मॉडल में और फीडबैक नहीं देना चाहिए था लीनियर मॉडल में। यहाँ पर फीडबैक का जो वर्ड है उससे ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है या फिर आपका अपनी तरफ से कोई भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हो कि आप इस टॉपिक पर क्लासेस लेकर आइए, या फिर ये टॉपिक हमारी समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। एंड इसके साथ ही आप लोगों को आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।